Good morning, all of you. Are you listening me? Yes, sir. Good morning. Good morning. स्क्रीन दिख रहा है आपको? साउंड आ रही क्लियर? Yes, sir. वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट और. आज जिसका भी प्रेजेंटेशन बाकी होगा, हेलो, आज जिसका भी प्रेजेंटेशन बाकी होगा आज प्रेजेंटेशन दे देगा, आज कल परसों में. मतलब इस वीक कंप्लीट होना चाहिए उसका प्रेजेंटेशन. कुछ काम था, व्यस्तता थी, इसी वजह से प्रेजेंटेशन आपका मैं नहीं ले पाया. काम वो सारे खत्म हो गए हैं. कॉलेज का काम था, आप लोगों के मार्क्स भरने थे और प्रिंसिपल सर के भी कुछ डेटा तैयार करना था उनके लिए भी. तो सारी चीजें हो चुकी हैं. तो आप लोग प्रेजेंटेशन अपना तैयार रखिएगा जो तीनों बताया मैंने एनडीईटी में. उसके बाद प्रेजेंटेशन इसका स्टार्ट होगा डीएमई का. तो सितंबर में स्टार्ट होगा डीएमई का. ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं. उमेश रेगर. उमेश. यस सर. हाँ, सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? हाँ सर, सुनाई दे रहा. हाँ, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. फ्लैंज कपलिंग पे न्यूमेरिकल है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. इसी तरह के न्यूमेरिकल आते 20. बस ये देखो. अरे बिल्कुल पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए. तो ये न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल किस पे है? फ्लैंज कपलिंग पे है. तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना? न्यूमेरिकल ही आते हैं, डेरिवेशन नहीं आते हैं. डेरिवेशन रेयरली कोई सिंपल पेपर बनाता है तो डेरिवेशन दे देता है. स्टेप्स केवल लिखने होते हैं, जैसे पीछे बताया स्टेप्स लिखने हैं. न्यूमेरिकल ही आते हैं. 20 नंबर का आएगा, नियर अबाउट 25 नंबर का भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स जो ज्यादा होते हैं 160 के आसपास, तो मार्क्स इससे बढ़ा सकते हैं. तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है ये देखते हैं. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन अ कास्ट आयरन. कास्ट आयरन का बना होगा प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग. तो फ्लैंज कपलिंग है, तो सीधी सी बात, आपको फ्लैंज कपलिंग के बारे में कल बताया था. दो शाफ्ट को जोड़ते हैं, ठीक है. कपलिंग टू ट्रांसमिट पावर. पावर 15 किलो वाट है, तो पावर आप लिख लोगे P इज इक्वल टू पावर, ठीक है ना? फोर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं P को, बट आप आगे ब्रैकेट में लिख लेना है पावर है 15 किलो वाट. इसको वाट में कन्वर्ट कर दिया है. एट 900 आरपीएम. कहने का मतलब ये हमारे पास जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट वो क्या कर रहा है? 15 किलो वाट का क्या कर रहा है? पावर डेवलप कर रहा है, मतलब इस पे आ रहा है. और इसकी स्पीड जो है कितनी है? 900 mm है. तो जो पावर आ रहा है वो मशीन से आएगा. मान लो ये मशीन का शाफ्ट है, मशीन का शाफ्ट है या इंजन का शाफ्ट है, और इधर ट्रांसफर करना है आपको किसी शाफ्ट पे. लॉन्ग शाफ्ट है, उस पर ट्रांसफर करना है. तो ये मशीन का शाफ्ट है. इस मशीन के शाफ्ट के बारे में ही बताता है, क्योंकि इंजन जो होता है वही चलता है, मशीन है वो. इंजन एक तो वो घूमता है तो घूमेगा, ये घूम गया, ठीक है. उसकी स्पीड दे रखी है और पावर डेवलप कर रहा है. पावर तो आपको पता है, ठीक है ना? ब्रेक पावर को ही पावर कहते हैं. यहाँ पे जो ब्रेक पावर जो इंजन के शाफ्ट पे आउटपुट होता है उसे ब्रेक पावर कहते हैं. इसका नाम ब्रेक पावर भी है. तो 15 किलो वाट है और उस शाफ्ट की स्पीड दिया हुआ है. स्पीड देखो n आरपीएम दिया हुआ है. फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर टू कंप्रेसर, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर से कंप्रेसर को जा रहा है. मतलब ये इलेक्ट्रिक मोटर का शाफ्ट है और ये कंप्रेसर का शाफ्ट है, ठीक है ना?
द सर्विस फैक्टर में बी एज्यूम्ड एज 1.35। सर्विस फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। मशीन डिजाइन सेकंड जब पढ़ोगे आप तो उसमें सर्विस फैक्टर के बारे में, फटीग फैक्टर के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अब फैक्टर बताया था मैंने, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सर्विस फैक्टर का मतलब होता है कि सेफ जोन में लेके चलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लेके चलते हैं, इसकी सर्विस ज्यादा है, बाद होगी, कुछ दिन बाद होगी, ज्यादा दिन बाद होगी। जैसे मान लो 10 दिन बाद किसी ने कहा कि इसकी सर्विस, मेरी गाड़ी की सर्विस आप, मेरे गाड़ी की सर्विस 2 साल बाद करवानी है, तो किसी ने कहा कि नहीं मेरी थोड़ी ज्यादा करवानी है वो, ठीक है ना। तो ज्यादा है थोड़ी सी, ये 35% ज्यादा है, ठीक है ना। तो फॉलोइंग परमिसिबल, देखो डेटा जो है समझना जरूरी है, क्वेश्चन में डेटा दिए होते वो नहीं समझ में आता तो न्यूमेरिकल नहीं होता है। द फॉलोइंग परमिसिबल स्ट्रेसेस में बी एज्यूम्ड। अब स्ट्रेसेस के बारे में, परमिसिबल का मतलब होता है वर्किंग, आपको वर्किंग दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग ही कंसीडर करना है। यील्ड दिया होगा तब भी वर्किंग ही कंसीडर करना है। यील्ड स्ट्रेंथ जब भी देगा तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे तो वर्किंग आ जाएगा या परमिसिबल आ जाएगा। शियर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट, बोल्ट एंड की। तो शाफ्ट, बोल्ट एंड की मटेरियल आर 40 मेगापास्कल। मतलब ये शाफ्ट के लिए भी, की के लिए भी और बोल्ट के लिए भी जो शियर स्ट्रेस है वो 40 मेगापास्कल है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, शाफ्ट के भी लिए, की के लिए भी और बोल्ट के लिए भी। ये जो बोल्ट है हमारा पूरा, बोल्ट लगा हुआ है, इसके लिए शियर स्ट्रेस दिया हुआ। क्रशिंग स्ट्रेस फॉर बोल्ट एंड की 80 मेगापास्कल। मैंने बताया था जो हमारे पास एक की है, की के आधा पोर्शन पे क्या होगा, क्रशिंग होगा, बताया था, ये एरिया मिलेगा प्रोजेक्टेड एरिया। वैसे ही बोल्ट के लिए भी क्या है, इन्होंने क्रशिंग स्ट्रेस दे रखा है। क्रशिंग वाला ये बोल्ट पूरा, बोल्ट का प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा फ्रंट से, क्रशिंग वाला ये वाला पूरा होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने आधा लिया हुआ है, इतना पोर्शन क्यों लिया हुआ है, ठीक है ना। अब दिया हुआ है शियर स्ट्रेस फॉर कास्ट आयरन, ठीक है ना। शियर स्ट्रेस फॉर कास्ट आयरन 80 मेगापास्कल। अब ये शियर स्ट्रेस कास्ट आयरन किसका दिया, फ्लैंज का दिया होगा, ठीक है ना। तो शियर स्ट्रेस टीसी दिया हुआ है। उसके बाद ड्रॉ या नीट स्केच ऑफ कपलिंग। देखो यहाँ कपलिंग को क्या करना है, नीट स्केचली ड्रॉ करना है। तो बिल्कुल क्लियर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये डायग्राम के मार्क्स होते हैं, ये पूरा रटना पड़ता है, डिजाइन डेटा बुक से देखकर बनानी होती है। तो ये अच्छी तरह से इसी तरह बनाओगे, जो ये डायग्राम दिख रहा है मैंने शो किया है, इसी तरह के डायग्राम आपको बनाने हैं। अननेसेसरी कोई दूसरा डायग्राम मत बनाना। कलर तो नहीं शो करना है। साइडेड एरिया देखो, इधर वाला फ्लैंज है जो लेफ्ट साइड में इंक्लाइंड है, इधर वाला राइट साइड में इंक्लाइंड है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है शो करके। की देखो बनाया हुआ इस तरह से, यहाँ पे की कुछ इस तरह से बन गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नीचे डिफिकल्ट लग रहा है, ऊपर वाला पोर्शन तो इजी है, तो ये सारे बन जाएंगे। देखो नट बोल्ट जो बनाया जाता है इस तरह से बनाने का, ये जो नट बनाने का स्टाइल ये ऐसे ही है, ठीक है ना, हेक्सागोनल टाइप के बनाते हैं। इसके अंदर ये बोल्ट है, इसको थोड़ा सा बाहर बाहर की तरफ बढ़ा करके भी बना सकते हो। इस तरह से सारे बनाने हैं आपको। डेटा पूरी समझ में आएगी, क्वेश्चन की डेटा समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम टॉर्क निकालेंगे। देखो टॉर्क इज इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर दिया P मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड अपॉन 2 पाई n, ठीक है ना। फार्मूला क्या बनता है, देखो यहाँ पे फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है वो क्या बनता है, जो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क मल्टीप्लाई ओमेगा होता है, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है। टॉर्क तो ऐसे ही हो गया, जहां पे टॉर्क की वैल्यू जो होती है F मल्टीप्लाई R, ठीक है ना। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने पहले भी बताया, सर्कुलर शाफ्ट है आपका, अगर फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो टेंजेंशियली इस पे, तो इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस क्या होगी, डायमीटर की हाफ होगी, F मल्टीप्लाई D/2 करेंगे, टॉर्क आ जाएगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है, आपने पढ़ा होगा 2 पाई n, ठीक है ना। यहाँ पे जो n है राउंड पर सेकेंड है, राउंड पर सेकेंड है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आरपीएम में दिया हुआ है, तो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड अपॉन 60। अब देखो
तो 60 इधर चला जाएगा, अगर P यहाँ पे है तो 60 इधर चला जाएगा, 2 पाई n नीचे आ जाएगा, 2 पाई n देखो T की वैल्यू जो हो जाएगी P मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड अपॉन 2 पाई n। ये फार्मूला बेसिक फार्मूले से बनता है। अब देखिए पावर दिया हुआ है 15 किलोवाट, ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लिया। वाट जो होता है न्यूटन, देखो वाट जो होता है, पावर आपके बारे में पता है, वाट किसका यूनिट होता है पता है आपको? पावर लिखते हैं रेट ऑफ वर्क डन, W/T, ठीक है ना। रेट ऑफ वर्क डन जो होता है वो पावर होता है। वर्क को इससे, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F मल्टीप्लाई S या डिस्टेंस R, S हो जाएगा। ये न्यूटन होता है, ये मीटर होता है, डिवाइडेड अपन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। गेट में इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं बेसिक चीजों पे। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, पुट कर दिया इन्होंने, 15 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड अपॉन 2 पाई n। n जो ये पुट किए हैं ना, ये 60 तभी आएगा जब यहाँ पे जो आरपीएम होगा राउंड पर मिनट में पुट करोगे। अगर मान लो दे दिया यहाँ पे राउंड पर सेकंड दिया, 900 राउंड पर सेकंड दे दिया, m की जगह s दे दिया, तभी ऊपर वाला 60 नहीं आएगा। ये आ गया आपका टॉर्क का फार्मूला। टॉर्क का फार्मूला आपको पता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर। तो ये देखो न्यूटन मीटर में लिख लेते हैं इसको। तो ये टॉर्क आ गया। ये टॉर्क जो होगा, देखो ये इलेक्ट्रिक मोटर का इनपुट है, यहाँ पे इतना टॉर्क डेवलप हो रहा है, इतने ही सेम टॉर्क की पे जाएगा, इतने ही सेम टॉर्क इसमें जाएगा, हब में, ये हब है, इस हब में जाएगा सेम टॉर्क। उसके बाद क्या होगा? फ्लैंज में भी इतने ही टॉर्क जाएगा, उसके बाद ये बोल्ट में जाएगा, इस बोल्ट में जो बीच वाला है बोल्ट, इतनी ही टॉर्क, फिर दूसरे वाले फ्लैंज में जाएगा। क्योंकि ये क्या है कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो इधर का कैलकुलेशन हो जाता है पूरा, तो इधर का भी कैलकुलेशन हो गया, एक तरह से माना जाता है। तो इस तरह से सेम टॉर्क होगा, बट फार्मूला जो बनेगा यहाँ पे शाफ्ट के लिए जो टॉर्क का फार्मूला बनेगा वो अलग बनेगा, की के लिए अलग बनेगा, ठीक है ना, और ये हब के लिए अलग बनेगा, कल बताया था मैंने डिजाइनिंग में। फ्लैंज के लिए अलग बनेगा, बोल्ट के लिए अलग बनेगा, क्योंकि ये सब पैरामीटर किस लिए दिए हुए हैं, सब सारे के सारे। तो पहले तो कंसीडर करते हैं शियर स्ट्रेस से फेल्योर ज्यादा होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें रोटेशनल टॉर्क जो है ट्रांसफर होता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को तरफ। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को जब रोटेशनल मोशन ट्रांसफर होता है तो उसमें शियर फेल्योर के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्रशिंग फेल्योर केवल आप इसमें देख सकते हैं की में और बोल्ट में। क्रशिंग फेल्योर केवल किस में होगा? की में होगा और बोल्ट में होगा, जिसकी डाया D1 है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं। अब दिया हुआ था मैक्सिमम सर्विस फैक्टर दिया हुआ था 1.35, सर्विस फैक्टर दिया हुआ था, मतलब जो हमारे पास टॉर्क मिला है उसका कितना है मैक्सिमम टॉर्क का, तो ये दिया हुआ देखो 1.35 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आपका बन गया कितना, क्वेश्चन कितना बन गया? 215 × 10⁻³ न्यूटन mm। देखो ये वैल्यू आई थी। सर्विस फैक्टर का मतलब होता है ज्यादा अच्छा मतलब कि बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, मतलब जितना निकाले हैं उसका उसमें उसका 35% जोड़ देंगे, मतलब 1.35 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैक्सिमम उतना आपको मिल जाएगा वर्किंग। तो ये टॉर्क जो हम इतना ले सकते हैं, देखो इतना ले सकते हैं, इसलिए सर्विस फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर्विस फैक्टर का ज्यादा यूज नहीं है, कभी कभार देता है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो सर्विस फैक्टर को डायरेक्ट जो टार्क निकाला उसे मल्टीप्लाई कर दिया 1.35 को, थोड़ा बढ़ गया, ये अच्छा हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी नोन दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। अब शाफ्ट ने टॉर्क ट्रांसमिट किया, तो शाफ्ट के केस में शाफ्ट शियर से फेल्योर होगा, तो फार्मूला होता है पाई डिवाइडेड अपॉन 16 τs d⁻⁷। ये फार्मूला आता कैसे है? देखो ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है, कई बार मैंने बताया, इन्हीं पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये मैं शाफ्ट के लिए लिख रहा हूँ केवल। ये टॉर्क है, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये शियर स्ट्रेस है, ये रेडियस है। अब मैं इसको
डिलीट कर दूं, इधर कर दूं, इधर आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाउ तो वैसे ही रहेगा जैसे है ये। जे क्या हो जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी शाफ्ट की, पाई डिवाइडेड अपॉन 32 डी टू द पावर ऑफ 4। ये डाया किसकी है, डी, शाफ्ट की डाया है और शाफ्ट की बात कर रहा है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई 2। 2 से ये 32 कटा 16 हो गया, ये डी से एक डी इसके कट गए 3 हो गए। तो यही फार्मूला आया है, पाई हो गया आपका, टाउ हो गया, 16 नीचे हो गया, डी टू द पावर ऑफ क्यूब हो गया, देखो क्यूब हो गया। तो यहाँ पे फार्मूला बन गया। ये टॉर्क ट्रांसमिटेड का फार्मूला, टॉर्क जो दिया हुआ है यहाँ 215 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 3, ये पुट कर दिया मैंने। तो 60 की डाया यहाँ पे आ गई, देखो ये फटाफट आती है न्यूमेरिकल में, कोई दिक्कत नहीं है, 30.1 mm। तो इससे ज्यादा ही लेना, आपको पता है, इससे कम अगर लेते हो तो फेल हो जाएगा, शाफ्ट टूट जाएगा कुछ देर में। ये हो गया। तो आप इतने ही वैल्यू ले सकते हो 30.1, या इससे ज्यादा ले सकते हो, 32 ले सकते हो, 33 ले सकते हो, 35। तीनों ने 35 ले लिया, हम भी 35 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इंपीरिकल रिलेशंस दिए हुए हैं तो सारी वैल्यू निकलती जाएंगी। अब देखिए ये हब का जो आउटर डाया, देखो हब जो है हमारा ये है, ये वाला पोर्शन हब है। हब सर्कुलर होता है, कल बताया था मैंने, हॉलो टाइप का होता है। इनर डाया तो शाफ्ट के डाया के इक्वल है, बट ये जो आउटर डाया है, पूरा आउटर डाया है, ये आउटर डाया, ये दिया हुआ है d इज इक्वल टू 2 टाइम्स d। तो ये निकाल लिया इन्होंने, हब का डाया निकाल लिया। लेंथ ऑफ हब निकालना है इनको, ठीक है ना, डिजाइन डेटा बुक में मिल जाएगा। फार्मूला भूल जाता है तो ये मिल जाता है डिजाइन डेटा बुक में। ये देखो हब की लेंथ निकाल रखी, इन्होंने बता रखी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये। तो सीधी सी बात, ये वाली लेंथ होगी, ये वाली लेंथ होगी, तो ये भी लेंथ होगी। तो 1.5 टाइम्स डी, तो हब की लेंथ दे रखा है। क्योंकि हब सीयर फेलियर होगा, ये हब में जो होगा सीयर फेलियर होगा, इसलिए निकाल रहे हैं डेटा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, लेट अस नो चेक द इंड्यूस्ड स्ट्रेस फॉर हब मटेरियल विच इज कास्ट आयरन कंसीडरिंग द हब एज ए हॉलो शाफ्ट। मैंने बताया हब जो होता है हमारा हॉलो शाफ्ट होता है। वी नोन दैट द मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड टी मैक्स, तो टी मैक्स ऑलरेडी हमने निकाल रखा है। तो आपको पता है हब है हमारा, हब का इनर डाया होगा ये स्मॉल डी, आउटर डाया ये हो जाएगा कैपिटल डी, दिया हुआ है। तो हॉलो सिलेंडर है, ये क्या होगा, सीयर से फेल्योर होगा। ठीक है ना, ये भी एक तरह से हॉलो शाफ्ट की तरह ही है, तो उसके लिए फार्मूला ये बना दिया है। ये बताया था मैंने कैसे आता है, ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या तो याद कर लेना। जैसे यहाँ पे आप टाउ देखो, पाई डिवाइडेड बाय 16 तो है ही, तो रहेगा ही। अब हब के लिए जो टीसी है वो टीसी पुट कर देंगे, ठीक है ना। नहीं दिया हुआ टीसी हब का, देखते हैं दिया हो, देखो यहाँ पे इन्होंने निकाला है टीसी निकाला है, तो टीसी की वैल्यू जो गिवन टीसी है उससे कम होनी चाहिए। तो 8 मेगापास्कल वो फ्लैंज का नहीं दिया था, 8 मेगापास्कल जो दिया था हब का दिया था मैंने, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि उसमें क्लियरली खुरमी के बुक का न्यूमेरिकल है तो ये क्लियरली मेंशन नहीं था। तो वो 8 मेगापास्कल जो लास्ट में दिया था क्वेश्चन में, वो हब के लिए ही दिया था, जबकि उसको लिखना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये फार्मूला हो गया आपका, ये फार्मूला आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है ना, ये टॉर्क इक्वल होता है, हॉलो सिलेंडर होता है, तो पुट कर दिया मैंने। अब स्मॉल डी तो ऑलरेडी पता है आपको, स्मॉल डी यहाँ पे पता है, कैपिटल डी निकाल लिया इंपिरिकल रिलेशन से। ये टीसी आ गई, टीसी की वैल्यू आई है वो 3.4 मेगापास्कल सॉरी। तो 3.4 मेगापास्कल जो वैल्यू है वो 8 मेगापास्कल से क्या है, कम है, इसलिए हम क्या है, सेफ जोन में है। अगर ये वैल्यू 8 मेगापास्कल से ज्यादा हो जाती, जैसे मान लो 8.1 हो गई, तो फेल्यूर की कंडीशन आ जाती। फिर हम चेक करते ऊपर से, ठीक है ना, फिर शाफ्ट की डाया को इंक्रीज करते, ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ डाया, जब शाफ्ट की डाया इंक्रीज करते तो अपने आप ये भी डाया इंक्रीज हो जाती, ठीक है ना। तो क्या होता, सेफ जोन में आ जाते। अभी ऑलरेडी सेफ जोन में है, ठीक है ना। तो इन्होंने निकाल लिया फार्मूला से। देखो हब का फेल्योर जो हुआ है सीयर से ही हुआ है, ठीक है ना, मैंने बताया हब का फेल्योर यहीं से होगा, तो सीयर से होगा हब में फेल्योर। ठीक है, की में फेल्योर भी सीयर से होता है, शाफ्ट में भी सीयर से ही होगा, क्योंकि रोटेशनल स्पीड को ट्रांसफर किया जा रहा है। बेंडिंग इसमें नहीं आता है, बेंडिंग का रोल नहीं है इसमें। ये तो न्यूमेरिकल का पोर्शन हो गया। दूसरा, हब की वजह से फेल्योर होगा
सब निकाल लिया। हब के लिए टाउ सी कितना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, शाफ्ट फेल हो गया, तो शाफ्ट फेल हो रहा है तो टाउ एस दिया हुआ है, तो उसकी डाया कितनी होनी चाहिए वो भी फाइंड आउट कर लिया मैंने। अब की के बारे में बात करते हैं, की, ठीक है ना। इन्होंने मान लिया जो हमारे पास की है वो रेक्टेंगुलर की है, ठीक है। तो डाया कितनी आई थी, शाफ्ट की डाया, शाफ्ट की डाया जो आई थी 35 mm लिया था आपने, ठीक है ना। अब देखो रेक्टेंगुलर की में W और T की वैल्यू विड्थ और थिकनेस की वैल्यू सेम होती है, पहले भी बताया था, D/4 होती है। तो D/4 करोगे तो कितनी होगी ये, नियर अबाउट, तो ये ज्यादा ले रखे हैं। एक वैल्यू टेबल प्रीफर करते हैं, टेबल प्रीफर करते हैं, तो आप भी ये वैल्यू ले सकते हैं। डिवाइड करोगे तो 35 डिवाइडेड अपॉन 4, सॉरी 35 डिवाइडेड अपॉन 4, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हो गया आपका 8 mm आएगा, ठीक है ना। 8 mm, नियर अबाउट 8 mm, 8 32 हो गया और 3 और हुआ तो 4 7 8.7 mm हो जाएगा, 8.7 mm हो जाएगा ये 8.7 mm। तो 8.7 mm में क्या होगा, आप क्या लोगे, 9 mm लोगे या 10 mm लोगे, ठीक है ना। ये 12 mm ले लिया था, सेफ जोन में है, ठीक है ना। अब देखिए विड्थ और थिकनेस की वैल्यू सेम होगी, विड्थ और थिकनेस की वैल्यू सेम होगी। अब एल निकालना है आपको, एल एम्पिरिकल रिलेशन से निकाल लेंगे, ठीक है। ये निकला हुआ ऑलरेडी, एल हब का लेंथ निकला हुआ। देखो हब जो है हमारा इतनी लेंथ है, तो की भी जो लेंथ होगी यही लेंथ होगी, की भी जो लेंथ होगी यही लेंथ होगी। अब देखिए की फेल्योर हो रहा है, तरफ ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना। की फेल हो रहा है तो की किसकी वजह से फेल हो रहा है, शियर की वजह से फेल हो रहा है। तो क्या होता है जब भी की आपने देखा होगा रेक्टेंगुलर की, की का पोर्शन है बीच से कट जाएगा, बीच से कटेगा तो क्या होगा, देखो बीच से बिल्कुल कट जाएगा, ये कटेगा तो क्या होगा, प्लेन जो मिलेगा हमारा ये मिलेगा, ये लेंथ की और विड्थ। तो इन्होंने एल एंड डब्ल्यू एरिया हो गया उसका, टाउ के का मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स हो गया, ठीक है। टार्क ट्रांसमिट होगा क्योंकि ये की है, तो की का आधा पोर्शन क्या है, शाफ्ट में है और आधा हब में है। तो ये जो लेंथ आ रही है, जो रेडियस मिल रही है हमारी D/2 मिल रही है, इस फोर्स में इन्हें D/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो टॉर्क था वो तो सबके लिए सेम है, पहले बताया मैंने क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास टाउ के की वैल्यू निकाल लेंगे, डी तो पता रहेगा, टाउ के कितना आ रहा है 19.5 मेगापास्कल। कितना दिया था टाउ के की के लिए, 40 दिया था क्वेश्चन में, वो मैं सेफ जोन में हूं क्योंकि मैं 20 के आसपास ही लगा रहा हूं मेगापास्कल, हो गया ये। दूसरी वैल्यू इन्होंने जो हमारे पास की है उसमें क्रशिंग हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाया है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया है। यहाँ पे देखो क्रशिंग वाला एरिया ये होगा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो लेंथ होगा, लेंथ तो रहेगा पूरा का पूरा, जो मैंने डायग्राम में बनाया था ये तो लेंथ रहेगा ही, ये लेंथ है की, ठीक है ना। बीच से कटता है तो आपको पता है, आधा पोर्शन इस जगह शाफ्ट में होता है और आधा हब में होता है। तो अगर हाइट इसकी h है, थिकनेस t है, तो आधा पोर्शन T/2 पोर्शन ही क्या होगा, क्रश में आएगा, और फोर्स इधर से परपेंडिकुलरली लग रहा है जैसे इस पोर्शन पे, ठीक है ना। तो लेंथ मल्टीप्लाई t, तो लेंथ मल्टीप्लाई T/2, आधा थिकनेस है तो t एरिया हो गया। तो ये जो एरिया है आपका क्रशिंग में फेलियर हो रहा है, ये पहले डिस्कस किया है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सिग्मा सीके का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा फोर्स मिल गया पूरा, और D/2 ही आएगा तो D/2 हो गया। इसमें सिग्मा CR आ रहा है जो 39 मेगापास्कल, ये भी क्या है, जो उसमें क्रशिंग दिया था 80 मेगापास्कल दिया था, उससे कम है, हम सेफ जोन में है, ठीक है ना। अब आगे आओ, फ्लैंज की बात कर रहा है, फ्लैंज, डिजाइन ऑफ फ्लैंज, तो फ्लैंज हमारा यहाँ पे है, ये पूरा फ्लैंज है। फ्लैंज के एरिया के बारे में कल डिस्कस किया था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही है। अब देखो
जो थिकनेस होती है फ्लैंज की, जो TF है थिकनेस फ्लैंज, ये हमारे पास फ्लैंज है, ये पोर्शन, ये थिकनेस है इसकी, ऊपर टॉप से देखोगे थिकनेस मिलेगी। तो TF जो होता है 0.5 टाइम्स D होता है, इंपिरिकल रिलेशन है, तो जिसमें वैल्यू अटेंडेंस लगा दीजिए आप लोग, 17.5 है। ठीक है, हमसे इससे मतलब नहीं है, हम देखेंगे सीयर से फेलियर हो रहा है फ्लैंज, जब फ्लैंज सीयर से फेलियर हो रहा है तो फ्लैंज यहाँ से टूटेगा। ठीक है ना, तो ये हमें पहले तो, ये फ्लैंज भी सर्कुलर है, फ्लैंज भी सर्कुलर है, तो ये हमें सबसे पहले तो इसकी, ये हमें डाया चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद ये इस थिकनेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सरफेस एरिया मिल जाएगी, जो टूटने की संभावना है वो सरफेस एरिया। तो देखिए ये डाया क्या है, कैपिटल डी है, जो हब का आउटर डाया है, जो ये हब है उसका आउटर डाया है वो मिल रहा है, तो डी हो गया। ठीक है, पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा पूरा, ये तो पाई डी हो जाएगा। ठीक है ना, इसके देखो पाई डी, ये तो पेरीमीटर मिला। ठीक है ना, अब ये थिकनेस जो मिल रहा है हमें TF, फ्लैंज की थिकनेस जो है TF है, देखो यहाँ पे मेंशन है TF है, TF का मल्टीप्लाई कर देंगे, TF का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें एरिया मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, फ्लैंज का जहां फेलियर के चांसेस हैं, मल्टीप्लाई, अब देखो टाउ सी क्या है, शियर स्ट्रेस से फेलियर हो रहा है, टाउ सी हो जाएगा, तो पाई डी टी हो गया, TF हो गया, टाउ सी का मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, तो ये फोर्स बन गया। ठीक है ना, अब देखो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, फोर्स में अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। तो जो इसकी डाया है टोटल, ये बड़ी वाली, ये डी है, तो डी कैपिटल डी बाई 2 कर देंगे, तो ये टॉर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये डी को क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई डी स्क्वायर हो गया, 2 है तो 2 नीचे आ गया, टाउ सी है तो टाउ सी आ गया। ठीक है, TF है तो TF आ गया, ये टॉर्क इक्वल होगा, टॉर्क की वैल्यू पता है आपको, तो ये हो गया आपका, ये वैल्यू पुट कर दिया मैंने, TF आपको पता है, नोन है यहाँ से इंपिरिकल रिलेशन से, कैपिटल डी इंपिरिकल रिलेशन से आपको पता चल जाएगा 2D के साथ इक्वल होता है कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल डी, ये हो गया आपका, निकल जाता है। टाउ सी आ गया, टाउ सी कितना आ रहा है 1.6 मेगापास्कल, ये हब के पोर्शन का ही एरिया है फ्लैंज वाला, तो जो 8 मेगापास्कल दिया था उससे कम है, उससे कम है, ये वैल्यू कम है, लेस है, तो सेफ जोन में है। तो डिजाइन ऑफ फ्लैंज हो गया। ठीक है ना, अब आएंगे बोल्ट पे, बोल्ट क्या कर रहा है, बोल्ट वाला भी फार्मूला कल मैंने बताया था। ठीक है ना, तो आज डिस्कस, एरिया ढूंढना जरूरी है, सिंपल है एरिया, पहले क्वार्टर ज्वाइंट नकल ज्वाइंट हमने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डिजाइन ऑफ बोल्ट, बोल्ट की डाया जो है D1 है, देखो यहाँ पे बोल्ट की डाया D1 है। ठीक है ना, दूसरे वाले डायग्राम में मैंने बताया D1 है बोल्ट की डाया, पहले भी बताया आपको, ये दूसरा डायग्राम मैंने डाल दिया है। ठीक है ना, ये नट की डाया दे दिया है, यहाँ पे नट भी लगाते हैं, नट थोड़ा सा ज्यादा होता है। बोल्ट हमारा ये पोर्शन है जिसकी डाया D1 है, तो देखो टूटेगा कैसे, ऐसे टूट जाएगा, आधा नट इधर चला जाएगा, आधा नट इधर चला जाएगा। ठीक है, जैसे नट की लेंथ है ऐसे उसको बीच से कट कर दो, तो आप देखोगे कि शियर फेल्योर तभी होगा। देखो शियर फोर्स भी लग रहा है इसी डायरेक्शन में, जो सर्कुलर पोर्शन है, देखो ये क्या हमारे पास कोई बोल्ट है, ये बोल्ट है, मैं बना रहा हूँ बोल्ट, ये सिलेंड्रिकल टाइप का है, बीच से कट रहा है, रोटेट होगा तभी कटेगा। ठीक है, ये एरिया जो मिलेगी हमें π/4 D1 स्क्वायर मिलेगी। ठीक है ना, कितने बोल्ट है, n बोल्ट है मान लो, तो n का मल्टीप्लाई कर, टोटल एरिया इतना मिल गया, बोल्ट के शियर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा पोर्शन मिल जाएगा हमें फोर्स। ठीक है ना, अब टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, तो बोल्ट का जो सेंटर है, बोल्ट के सेंटर से और शाफ्ट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये पता करनी है, तो ये कैसे आएगा, तो ये एक बोल्ट से नीचे वाले दूसरे बोल्ट की जो डिस्टेंस डाया है सर्कुलरली होगा, वो होगा D1, तो डिस्टेंस जो मिलेगा आपको D1/2, तो यहाँ पे D1/2 लिख दिया इन्होंने। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये पूरा पोर्शन फोर्स था, इसमें रेडियस को मल्टीप्लाई कर दिया, ये टॉर्क आ गया। ठीक है ना,
तो ये पता था आपको ऑलरेडी, ठीक है ना। D1 नहीं पता है बोल्ट का डाया, आपको टाउ भी पता है, बोल्ट 40 दिया था, ठीक है ना। n नंबर ऑफ बोल्ट, D आपने निकाला था, डाया 35 आया था, 40 से कम था, इसलिए वो 3 बोल्ट होता है, ठीक है ना। 3 बोल्ट कंसीडर करते हैं, तो 3 बोल्ट कंसीडर किया उसने। कैपिटल D1 जो आया इंपीरिकल रिलेशन से आएगा, कैपिटल D1 की वैल्यू, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका 105 डिवाइडेड अपॉन 2, तो देखो D1 स्क्वायर आ गया, तो D1 की वैल्यू आ गई 6.6 mm। तो जो बोल्ट की डाया होगी वो होगी 6.6। ये तो शियर फेल्योर की वजह से हो गया। अब इसी में क्रशिंग फेल्योर भी होता है। अब देखो अब D2 क्या है, फ्लैंज का आउटर डाया है, ठीक है ना। तो D2 भी निकाल लिया इन्होंने, 4 टाइम्स D होता है, ये तो कभी भी निकाल सकते हो। TP जो होता है, देखो ये हमने जो क्वेश्चन लिया था प्रोटेक्टिव टाइप का फ्लैंज कपलिंग था, देखो यहाँ पे थोड़ा पोर्शन एक्सट्रूडेड है और नीचे की तरफ भी है ताकि ह्यूमन इंजरी ना हो, ठीक है ना, इस वजह से। अब ये तो टीपी होता है प्रोटेक्टिव टाइप, ऑक्सी वैल्यू होती है इंपीरिकल रिलेशन से 0.25 टाइम्स डी, तो इन्होंने इसको क्या किया है, निकाल लिया है, ठीक है। तो बोल्ट जो हमारा शियर से फेल्योर हो गया, बोल्ट क्रशिंग से भी फेल्योर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवर हो गया, क्रशिंग फेल्योर होगा तो उसकी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए क्रशिंग एरिया क्या होगा आपका, फार्मूला देखो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा हमारा बोल्ट है, ठीक है। क्रशिंग एक ही साइड का एनालिसिस करते हैं, इस साइड का एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टेड जो एरिया है, कलर में मैं दिखा रहा हूं, इस कलर में देखो, ये एक साइड का ही निकालना है आपको। तो सामने से दिख रहा है ये लेंथ हमें D1 मिल रही है और ये वाली कितनी लेंथ है, TF है, तो D1 मल्टीप्लाई TF, सामने से ये घिसेगा, ठीक है ना। ये बोल्ट जो हमारे पास है जिसकी डाया D1 है, ये एरिया हो गया, ठीक है ना। अब इसकी क्रशिंग स्ट्रेस देगा, देखो एरिया मिल गया, क्रशिंग स्ट्रेस, बोल्ट की क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा CR बोल्ट, ठीक है ना। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, टॉर्क निकालने के, फोर्स हो गया तीनों मिलकर के, अब टॉर्क निकालना, तो ये डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, तो कैपिटल D1 डिवाइडेड अपॉन 2, तो कैपिटल D1 डिवाइडेड अपॉन 2, तो टॉर्क इक्वल हो गया। टॉर्क की वैल्यू आपको पता है, TF ऑलरेडी पता है, क्रशिंग दिया रहता है, दिया होगा, ठीक है ना, बोल्ट की क्रशिंग, ठीक है। नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालेंगे सेफ जोन में है कि नहीं, ठीक है ना। तो क्रशिंग दिया होगा तो D1 निकालेंगे और D1 दिया होगा तो क्रशिंग निकालेंगे, बट यहाँ पे D1 ही निकालना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि पहले वाले फार्मूला में जो ये डिजाइन ऑफ बोल्ट है शियर से सिर्फ D1 आया है। अब इससे भी निकालेंगे D1 ही, ये क्रशिंग दिया होगा, क्रशिंग कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये हो गया क्रशिंग सिग्मा CR, क्रशिंग बोल्ट के लिए दिया होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, कोई ऐसा डेटा नहीं होता जो नहीं दिया होता है। D1 ऑलरेडी पता है इंपीरिकल रिलेशन से, तो D1 की वैल्यू आ जाएगी, तो D1 की वैल्यू कुछ आएगी, अदर शियर से भी D1 की वैल्यू आ रही है, तो दोनों में से जो वैल्यू ज्यादा होती है उसे कंसीडर करते हैं। तो क्रशिंग से ज्यादा होती है D1 की वैल्यू, तो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ हेलो आभास, आभास, आभास मिश्रा, अभिलाष पाठक, अभिलाष, अभिलाष, अंशुल शर्मा, अंशुल, यस सर। आवाज पहुंच रही थी तुम्हारे पास, यस सर। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया कि क्या न्यूमेरिकल और करानी पड़ेगी, सर एक दो और, एक न्यूमेरिकल और, एक दो नहीं एक ही होगा, ठीक है ना। यस सर, यस सर, हाँ समझ में तो आ गया सर। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है ना, यस सर। कुछ हद तक सिंपल है, कई डिजाइनिंग देख चुके हैं हम। यस सर। अर्पित छिपा, अर्पित, यस सर। समझ में आया बेटा, यस सर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले मुझे ये बताओ तुम। आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा।
चलो ठीक है। एरिया वगैरह समझ में आया, कैसे एरिया मैंने देखा इसमें? हाँ हाँ सर, एक बार और बता दो तो पूरा क्लियर समझ में आ न्यूमेरिकल जाएगा। और करा देंगे इस पे। छबिल सोमानी, ठीक है सर। यस सर। बेटा समझ में आया तेरे को?